नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी हैं, जो कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। और मैं नाइन्थ चीफ मिनिस्टर इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब से दिल्ली राज्य का गठन हुआ था तब से ये नवी मुख्यमंत्री हैं, जिसमें बहुत सारी महिला मुख्यमंत्री भी थी। सुषमा स्वराज, आतिशी सिंह। और बीजेपी ने जो अपनी विमेन वोटर की लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया है, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया है। अब रेखा गुप्ता के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, कि चाहे वो यमुना क्लीनिंग की हो या फिर जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इतनी सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं अब उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं और उनको ऑपोजिशन, जो मौजूदा ऑपोजिशन है दिल्ली का, वो उनको कटघरे में भी खड़ा करेगा। लेकिन जो सबसे मुख्य सवाल अभी तक है वो ये है कि क्या रेखा गुप्ता अपने आप को एसर्ट कर पाएंगी? क्या वो अपने आप को एसर्ट करेंगी या फिर केवल वो एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनेंगी? क्योंकि आपने देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी या फिर आम आदमी पार्टी से जब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, तो जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते थे उस पर केवल और केवल रोड़ा अटकाने का काम एलजी ने किया था। अब क्योंकि रेखा गुप्ता बीजेपी की ही मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो जो सबसे बड़ा सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है कि क्या रेखा गुप्ता कठपुतली होंगी या फिर अपने आप को एसर्ट करेंगी। अब अगर रेखा गुप्ता कठपुतली मात्र बन जाती हैं, जिसका अंदेशा बहुत ज्यादा है लोगों को, तो ऐसे में एलजी अब क्या करेंगे? क्योंकि एलजी का रोल, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल था, वो क्या था कि कोई भी पॉलिसी डिसीजन जब विपक्षी सरकार लेती थी आम आदमी पार्टी की, तो उसमें रोड़ा अटकाना या कुछ ऐसा साइन कर देना कि वो चीज आगे ना बढ़ पाए। अब वो ये नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। तो क्या एलजी का जो रोल है अब वो कट जाएगा? क्या एलजी का ऑफिस एक तरीके से रिडंडेंट हो जाएगा? ये सारे बड़े सवाल इस समय है हमारे साथ। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और बाकी जो कास्ट और जो कॉम्बिनेशंस को, जो छह कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको अपॉइंट किया गया है, इसमें प्रवेश वर्मा है, मरजिंदर सिंह सिरसा है, आशीष सूद है, ऐसे बहुत सारे लोगों को, और जिसमें कि ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, सबका एक कॉम्बिनेशन है, उसको भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आज कैबिनेट का गठन किया है। तो आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिल्ली की राजनीति को आपने बड़ा क्लोजली देखा है और पहला सवाल यही है कि रेखा गुप्ता को एक महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है और बीजेपी ये चाह रही थी कि जो विमेन चीफ मिनिस्टर्स की लेगेसी है, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे फिर सुषमा स्वराज हो या फिर आतिशी सिंह हो, उस विमेन लेगेसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। लेकिन क्या महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता क्या अपने आप को शीला दीक्षित की तरह या फिर सुषमा स्वराज की तरह एसर्ट कर पाएंगी? क्या वो अपने डिसीजंस को, अपने फैसलों को इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक ले पाएंगी? म्यूट कर लीजिएगा सिद्धार्थ, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ जी। सुषमा स्वराज हो या शीला दीक्षित हो और रेखा गुप्ता जी में ये अंतर है कि सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित बिना मुख्यमंत्री होते हुए भी मास लीडर थी। उनके लिए पद उतना महत्वपूर्ण नहीं था, वो पद पर नहीं भी रहती थी तो राजनेता के रूप में स्थापित थी। रेखा गुप्ता जी अब के बाद से राजनेता के रूप में स्थापित होंगी, इससे पहले वो कोई राजनेता के रूप में स्थापित नहीं थी। दूसरी बात आपने पूछी कि क्या वो कठपुतली होंगी, तो मेरे ख्याल से वो कठपुतली कम होंगी। वो एक हाईवे होंगी, जिस हाईवे के ऊपर मोदी जी की अपने जो उनके कुछ सपने हैं, वो सपने कहिए या दिवा स्वप्न कहिए, वो चर्चा में अंतर आ सकता है, तो वो सपनों को पूरा करने का हाईवे बन जाएंगी। और सबसे ज्यादा खुशी मेरे ख्याल से रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने पर, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा खुशी रणबीर अलाहाबादिया को हो सकती है, क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया ने जो अंट-शंट कुछ-कुछ बक के न्यायपालिका के सामने फजीहत करवा ली थी, अब वो अपने बचाव में रेखा गुप्ता जी के पुराने ट्वीट्स को दिखा के कहेंगे कि देखिए मुझसे तो बेहतर इनके ट्वीट्स हैं, इसीलिए रणबीर अलाहाबादिया की जो अंट-शंट बकने की आदत थी, उसके कारण जो उनको कानूनी दांवपेच में फंस गए थे, मेरे ख्याल से उनको काफ़ी राहत मिलेगी और वो बच जाएँगे, क्योंकि रेखा गुप्ता जी का ट्वीट उनके सामने तुलना तुलना करने के लिए होगा। अब मुख्य बात मैं बताता हूँ कि भाजपा के लिए दिल्ली में पिछले 10 साल से भाजपा भारत में तो सत्ता में थी, लेकिन वो दिल्ली में सत्ता से बाहर थी। वो एक ऐसी कप्तान थी जिसके सर पे कैप नहीं था।
बिना कैप के कप्तान को लग रहा था कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सर पे टोपी नहीं है, राजा तो हूं लेकिन मेरे पास मुकुट नहीं है। तो भाजपा के लिए ये मुकुट का काम करेगा। रेखा गुप्ता जी को इसीलिए उन्होंने चुना है कि वो मास लीडर नहीं है, वो स्थापित राजनेता नहीं है। जो मोदी जी के जो 10 साल का सपना था मोदी जी का, क्योंकि एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि इस देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक भाजपा की राजनीति है और एक गैर गैर भाजपा की राजनीति है। गैर भाजपा की राजनीति में ज्यादातर जगहों पे क्षेत्रीय दल हैं और कुछ जगहों पे कांग्रेस भी है। जैसे क्षेत्रीय दल उड़ीसा में है, क्षेत्रीय दल उड़ीसा में था, क्षेत्रीय दल आज सत्ता में बंगाल में है, क्षेत्रीय दल आज सत्ता में तेलुगु तेलुगु भाषाई क्षेत्रों में है। एक जगह पर तो चंद्रबाबू नायडू के साथ भाजपा की गठबंधन की सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं है, मुख्य रूप से वो क्षेत्रीय दल की सत्ता है। वैसे ही तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल की सत्ता है, पंजाब में क्षेत्रीय दल की सत्ता है। हमें पता है दिल्ली में हाल फिलहाल 10 दिन पहले तक क्षेत्रीय दल की सत्ता थी। कांग्रेस की सत्ता है कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में। तो बाकी भारत में जितने भी गैर भाजपा के शासन तंत्र हैं, वहां पर उन लोगों का पूरा निवेश होता है कि लोगों का भला हो, लोगों का विकास हो। लोगों का विकास हो का मतलब है लोगों की शिक्षा बढ़े, लोगों का स्वास्थ्य बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़े, लोगों के हाथ में पैसा बढ़े। जबकि बीजेपी का सीधा सीधा मॉडल विकास का ये है कि भौतिक चीजें बढ़ जाए, भौतिक चीजें वो बढ़ाने का प्रयास करती हैं। वो सांकेतिक रूप से, हमें पता है वाजपेयी के समय में भी उन्होंने एक स्वर्णिम चतुर्भुज की कल्पना की थी, वो हाईवे पर अभी भी गाड़ियां चलती हैं। मोदी जी के आने के बाद वंदे भारत जैसी ट्रेन, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। तो भाजपा हमेशा, भाजपा का जो विकास का मॉडल है वो भौतिक प्रगति का मॉडल है। भाजपा के अलावा जो टीम इंडिया के जितने भी विपक्षी क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस है, उनका विकास का मॉडल जो है वो मानव विकास का मॉडल है। अभी तक दिल्ली में पिछले 10 साल से भाजपा को अपने भौतिक विकास का मॉडल दिखाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी जो कि ऑपोजिशन की सरकार थी, वो अपना पूरा का पूरा निवेश कर रही थी मानव के उत्थान में, मानव का विकास हो। भाजपा को ये मानव का विकास बाद में चाहिए, पहले भौतिक विकास चाहिए। इसीलिए आने वाले समय में हम देखेंगे कि दिल्ली में काफी कुछ भौतिक प्रगतियां करने की कोशिश होगी। जैसे आपने भी कहा, यमुना की सफाई होगी, बड़े बड़े बिल्डिंग बनेंगे। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, एक बंबई में आप दिल्ली में आप जाइए और मद्रास में जाइए, कल जिसे चेन्नई कहा जाता है, पहले पुराने जमाने में मद्रास कहते थे। तो दिल्ली में जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स दिखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, आलीशान महल दिखते हैं, आलीशान बिल्डिंगें दिखती है, बड़े बड़े बंबई में 100 माले की बिल्डिंगें दिखती है। चेन्नई में आपको उस तरह की बिल्डिंगें नहीं दिखेगी। लेकिन एक मूलभूत अंतर ये आ जाता है कि भारत में 40% सोना केवल दक्षिण भारत के राज्यों में खरीदा जाता है। भारत की कुल जनसंख्या केवल दक्षिण भारत के राज्यों में 20% है, लेकिन दक्षिण भारत का 40% सोना खरीदता है। इसका मतलब वहां के लोग, ज्यादा उनके पास पैसा है, ज्यादा उनके पास बचत है, उनके पास सेविंग्स ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए तो सोना खरीदते हैं। सोना तो साधारण व्यक्ति नहीं खरीद पाता। तो भाजपा का जो मॉडल है प्रगति का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, भौतिक चीजों को वो खड़ा करता है। जो भाजपा के अलावा राजनीति करते हैं इस देश में, उनका मॉडल है कि लोगों का विकास करो, लोगों के अंदर ताकत बढ़ा दो, लोगों की क्षमता बढ़ा दो, लोगों की कमाई बढ़ा दो। तो भाजपा के लिए पिछले 10 साल में, क्योंकि दिल्ली में अपना मॉडल लागू करने का कोई मौका नहीं था, अब उनको मौका मिला है, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझ के रेखा गुप्ता जैसे एक पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता, लेकिन जो उनकी सूची है वो सूची में वो काफी नीचे आती हैं। मेरे ख्याल से अगर वो बांसुरी स्वराज, महिला के बारे में आप बात करें तो बांसुरी स्वराज भी तो महिला थी, बांसुरी स्वराज को भी ला सकती थी। लेकिन बांसुरी स्वराज को अगर लाती तो ध्यान में रखिएगा, वो एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है, वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो स्वराज कौशल उनके पिता रहे हुए हैं, वो भी गवर्नर रहे हुए हैं, तो उनके कुछ अपने विचार आ सकते हैं। हो सकता है मोदी जी कोई विचार दें और सिद्धार्थ, आप जब बांसुरी स्वराज की बात करते हैं या फिर हम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा की बात करते हैं, देखिए परवेश वर्मा उस समय सीएम रेस में थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने नई दिल्ली की सीट जीती, सबने उनको प्रोजेक्ट भी किया और उनके कंस्टिट्यूएंसी के लोग कह रहे थे कि भाई उनको अब सीएम बनाया जाए, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी ने डायनेस्टी पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखा है कि देखिए अगर बांसुरी स्वराज को कुछ नहीं मिला, हालांकि वो
एमपी हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज को कोई ऐसी अहम भूमिका में हमने नहीं देखा। वो चाहते तो उनको भी उतार सकते थे। और परवेश वर्मा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन तो भी उनको नहीं बनाया गया। तो क्या डिनेस्टी पॉलिटिक्स बैकफायर कर जाती बीजेपी की, और इस वजह से इन लोगों को साइडलाइन में रखा है? नहीं नहीं, इसमें डिनेस्टी पॉलिटिक्स का तो कुछ नहीं है। अगर डिनेस्टी पॉलिटिक्स से भाजपा को दूर रहना था तो जय शाह जी को बीसीसीआई का चेयरमैन वो नहीं बनाते, इसीलिए भाजपा को जय शाह को डिनेस्टी छोड़ दीजिए, जय शाह तो दूसरी लीग के हैं, बाकी नेता दूसरी लीग के हैं। बीजेपी के हाँ अंदर तो जय शाह का कंपैरिजन बाकी नहीं, नेताओं से करिए। हाँ उसमें डिनेस्टी मतलब ये परिवारवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि आप साहिब सिंह वर्मा को लेते या आप सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को लेते, तो वो एक स्थापित राजनेता है। उनकी एक पुरानी क्या कहते हैं, उनकी उनकी एक विरासत है। तो कल को मान लीजिए कोई मोदी जी विचार देंगे कि दिल्ली में कल एक काम करो भैया, यमुना के किनारे जितनी भी झुग्गी बस्ती है उसको साफ कर दो, हमको एकदम यहाँ पर स्टीमर चलाना है, हमको रॉकेट चलाना है। तो हो सकता है सुषमा स्वराज की बेटी होने के नाते बांसुरी स्वराज कुछ उनको राय देती कि नहीं नहीं, इस चीज को वैसे नहीं वैसे कीजिए। प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो भी राजनेता हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। वो कहेंगे सर ऐसा काम करने जाएंगे ना तो जनता को दिक्कत होगी, जनता हमारे खिलाफ जा सकती है। तो तो भाजपा को आप वो ये कह नहीं रहे हैं, चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता में एक ऐसी महिला बीजेपी को दिखी है, और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है वो एक ऐसी महिला चाहता है जो कि केवल उनके कहे पे साइन कर दे, लेकिन बोले ना किसी भी इशू पर। तो बोलने वाली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी को नहीं चाहिए एक तरीके से। नहीं, उनको बोलने वाली तो चाहिए, क्योंकि रेखा गुप्ता जी ने तो इतना कुछ बोल दिया है कि रणबीर इलाहाबादिया कोर्ट में अपने आप को बचाव कर लेंगे। बोलने नहीं, सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने से उनको, भाजपा को बोलने से कोई दिक्कत नहीं, उनको तो अच्छे खासे बोलने वाले लोग चाहिए, लेकिन स्वतंत्र चिंतन नहीं करने वाले चाहिए। और स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। चिंतन अगर वो जो हाँ। अगर अगर रेखा गुप्ता जी स्वतंत्र चिंतन करके कोई राय देंगी तो मोदी जी का जो प्लान होगा उसमें कहीं ना कहीं बीच में बाधा आ जाएगी, या उससे अच्छा प्लान हो जाएगा। मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपने कोई विचार कहा, मैंने उस विचार में थोड़ा सा तड़का लगा दिया कि हाँ इसको और इतना अच्छा किया जा सकता है, तो आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आपका विचार तो मैंने हाईजैक कर लिया, नाम तो मेरा हो जाएगा क्योंकि तड़का मैंने लगाया था। तो मोदी जी को अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली को अपने तरह से, उनको एक उनका एक सपना है, जैसे शाहजहां का एक सपना था ताजमहल बनाने का, मोदी जी का भी एक सपना था। उन्होंने एक क्या कहते हैं नया पार्लियामेंट बनाया, लेकिन वो भी वहां उनको बनाना पड़ा जहां दिल्ली सरकार का नहीं चलता था, एनडीएमसी में बनाना पड़ा जहां केंद्र सरकार का ही चलता था। लेकिन दिल्ली काफी बड़ी है, तो उन्होंने रेखा गुप्ता जी को इसीलिए चुना है कि मोदी जी जो जो, इसीलिए मैंने कहा कि वो कठपुतली नहीं है, वो एक हाईवे है, बहुत अच्छी हाईवे है जिस पर मोदी जी की गाड़ी खूब तेजी से चलेगी। राइट। लेकिन अब जो ये बातें आ रही हैं कि वो रबर स्टैंप होंगी, वो कठपुतली होंगी, उनका रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा, ये दो तीन सवाल इस समय काफी चर्चा में है राजनीतिक गलियारों में। आपका क्या मानना है? आपने तो दिल्ली की राजनीति को बड़ा क्लोजली देखा है, आम आदमी पार्टी जब थी उस समय भी, उसके पहले भी। आपका क्या मानना है? अब ये रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट होगी एक तरीके से, हाँ ये जिसकी बिल्कुल। हिल्स के पास होगी, मोदी जी और शाह हाँ साहब चलाएंगे बीजेपी की हाँ, सरकार। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने एक अपने ड्राइवर को रखा है, गाड़ी भी मेरी है, ड्राइवर भी मेरा है, लेकिन वो गाड़ी वहां नहीं जाती है जहां ड्राइवर चाहता है, जहां वो वहां जाती है जहां मैं चाहता हूं। भले मैं पीछे की सीट पे बैठा रहूं, लेकिन गाड़ी क्योंकि मेरी है और ड्राइवर को क्योंकि सैलरी मैं देता हूं, ड्राइवर क्योंकि मेरी बात मानता है, इसलिए वो गाड़ी वहीं जाएगी जहां मैं चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक व्यवस्था बनाई जाएगी, क्योंकि भारत के संविधान में मोदी जी कुछ भी निर्णय अगर कर भी लेते हैं कि हाँ कल दिल्ली में जितने झुग्गी झोपड़ी है, सारी झुग्गी झोपड़ी को हमको दिखना नहीं चाहिए, उन लोगों का विस्थापित कर देना चाहिए, यमुना के सामने लोगों के सामने उनको दिखना नहीं चाहिए। जैसे G20 में हमने देखा था कि जब अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तो वो जिस रास्ते से जाते थे दोनों तरफ सफेद कनात डाल दी गई थी ताकि वो जनता किस हालत में है वो नहीं देख पाए। तो मोदी जी कल अगर डिसाइड करते हैं, निर्णय करते हैं कि हमको ऐसा करना है कि ये लोग सब दिखने ही नहीं चाहिए, ये सब 5-5 किलोमीटर दूर चले जाए, तो वो निर्णय को लागू करने के लिए कार्यपालिका का भी तो किसी को काम करना है, मोदी जी के सिग्नेचर से तो नहीं होगा। दिल्ली की अगर सरकार है तो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री होंगे, दिल्ली की एक मुख्यमंत्री होगी, जो कि उनका ऊपर से जो आदेश आएगा उसको अपने भाषा में एक कागज के ऊपर वो साइन करेंगे कि आज से ये चीज कानून बन रही है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए मैंने कहा कि ये कठपुतली ना होके ये एक हाईवे होंगी
जिस हाईवे के ऊपर मोदी जी की गाड़ी बहुत तेजी से चलेगी। लेकिन एलजी को आप किस रोल में देखते हैं? अब पहले तो एलजी हर पॉलिसी डिसीजन जो अरविंद केजरीवाल या आतिशी सिंह का होता था उस पे वो एक रोड़ा अटकाने का काम करते थे। कोई भी डिसीजन होता था वो इन्वेस्टिगेशंस तक उन्होंने ऑर्डर की, चाहे वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कुछ और इन्वेस्टिगेशन हो। तो किसी भी तरीके से विपक्षी सरकार को एलजी ने काम करने नहीं दिया। अब एलजी क्या करेंगे जब केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है? जी, भाजपा के लिए गवर्नर का जो पद होता है वो उन्होंने रेलवे फाटक जैसा बना के रखा है कि अगर गाड़ियों को रोकना है तो फाटक को गिरा दो, और अगर गाड़ियों को नहीं रोकना है तो खुला छोड़ दो। अब अगर कहीं पर रेलवे फाटक खुला हुआ है तो ट्रैफिक फ्रीली मूव करते रहती है। अगर उनको रेलवे का फाटक किसी पर, तमिलनाडु की सरकार ने विधानसभा में कोई बिल पारित किया, वो अगर लागू हो जाएगा तो भाजपा से ज्यादा बेहतर योजना अगर आ जाएगी तो भाजपा अपने गवर्नर को, रवि जी को कहती है कि फाटक गिरा दो, वो बिल को रोक दो। उसी तरह से वो बंगाल के गवर्नर को कहती है कि फाटक गिरा दो। उसी तरह से वो इसके कर्नाटक के गवर्नर को कहती है कि फाटक गिरा दो। उसी तरह से वो कहती है पंजाब के गवर्नर को कि फाटक गिरा दो। उसी तरह से वो दिल्ली के एलजी को कहती थी कि फाटक गिरा दो। लेकिन अब क्योंकि उनकी खुद की सरकार आ गई है इसीलिए अब वो फाटक गिरेगा नहीं, अब वो फाटक हमेशा खुला ही रहेगा, ट्रैफिक नीचे से आती जाती रहेगी। एलजी साहब का कोई खास काम अब रहा नहीं, वो एक फाटक थे जो कि विपक्षी दलों को काम करने से रोकने के लिए नीचे गिरते थे। लेकिन जब आपकी खुद की गाड़ी जा रही है तब वो फाटक गिरेगा नहीं, वो फाटक अब खुला रहेगा, हमेशा खुला ही रहेगा। अब मेरे ख्याल से दिल्ली के एलजी का कोई खास रोल रहेगा नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके बारे में हम बात करना, सोचना या उनके तरफ से भी किसी तरह के वक्तव्य निकलना बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन आपको जो कॉम्पिटेंस है, आपने कहा कि एलजी का रोल थोड़ा सा खत्म सा दिख रहा है या फिर वो केवल एक गेटवे होंगे, अब तो उनको वैसे भी किसी की गाड़ी अब रोकनी नहीं होगी। लेकिन रेखा गुप्ता के कॉम्पिटेंस पर भी बात करते हैं। रेखा गुप्ता के कुछ पुराने ट्वीट्स हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें बड़ी अभद्र भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कुछ और क्लिप्स भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ उन्होंने पुराने भाषण दिए कुछ स्टूडेंट्स के संदर्भ में। अब वो सारे चीजें अब सामने आ रही हैं। कॉम्पिटेंस पर क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के? क्या उनकी कॉम्पिटेंस पर उनको सीएम बनाया गया, उनकी लॉयल्टी पर उनको सीएम बनाया गया, या फिर क्या फैक्टर आपको हो सकता है कि रेखा गुप्ता में मोदी जी पूरी बीजेपी के जो नेतृत्व है उसको क्या दिखा है? देखिए, पिछले 10 साल से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अंदर से कभी ये नहीं माना कि वो भारत की सरकार हैं। उनका वो मानना है कि वो भारत में जितने लोग भाजपा को वोट देते हैं, केवल उनको खुश रखने का एक सर्कस है। तो भाजपा क्योंकि संगठन प्रधान इकाई है, वो अपनत्व को महत्व देती है, वो न्याय को महत्व नहीं देती। आप अगर अपने आप को भारत की सरकार मानेंगे तो भारत के हर नागरिक के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी, जिसने आपको वोट नहीं दिया उसके लिए भी योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन भाजपा क्योंकि संगठन प्रधान इकाई है, आप हरियाणा में देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इनको जिताया था, लेकिन उनको इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के फहरिस्त में जो जो भी 10 साल 20 साल से निष्ठावान कार्यकर्ता है, आप अगर उसको बना देंगे तो इसका मतलब वो जीवन भर आपके लिए धन्यवाद देगा कि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, मैं तो कहीं पे दरी बिछाता था, आपने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्या कहते हैं उपलब्धि है। इसके बाद कोई योजना पर, कोई नीतियों पर बात करना, क्योंकि हमको पता है कि भाजपा राजनीति जो शब्द है उसमें नीति नदारद है। भाजपा की योजनाओं में नीति वगैरह होती नहीं है, भाजपा को केवल राज चाहिए। और ये चीज हम पिछले 10 साल से इस देश में देखे हुए हैं कि भाजपा कहीं पर भी सत्ता में आती है, उसको केवल राज करना है, उसको नीति से कोई लेना देना नहीं है। अगर यमुना को दिल्ली के भाजपा को साफ करना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयागराज में कहां साफ हुई है? प्रयागराज में तो गंगा और यमुना दोनों मिलकर खुद उनके नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोल रहा है कि आपने कुंभ में जो वीआईपीओ को डुबकी लगाई उसमें तो मल मूत्र था, उसमें तो बैक्टीरिया थी, उसमें तो फीकल बैक्टीरिया निकला। तो इसीलिए कॉम्पिटेंस की तो यहाँ पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेंस तब होता है जब आप लोगों को, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को, जनता के लिए, जनता द्वारा आप योजनाएं जब बनाती हैं तब कॉम्पिटेंस होता है। भाजपा के पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में, उसके नक्शे पर, उसके ब्लूप्रिंट में केवल और केवल क्योंकि भौतिक विकास उसका मापदंड है, तो भौतिक विकास तो आप पैसा खर्च करते हैं, कोई एक जगह निर्धारित करते हैं, किसी को एक ठेका दे देते हैं, वो 2 साल के बाद वहां पर एक बिल्डिंग बना देता है या तो वहां पर एक रोड बना देता है।
इसीलिए आप देखिएगा नीलू जी की दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप महापुरुषों को देखिए तो वो लोगों का विकास करने की बात ज्यादा करते हैं, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे बुद्ध हो, कोई भी जो महापुरुष थे उनसे पूछिएगा तो वो कभी भी कोई भौतिक वस्तु निर्माण करने की बात वो नहीं करते थे, वो कहते थे कि मानव का विकास करना है। लेकिन आप किसी भी राजनेता को पूछिए तो वो सबसे पहले कहेगा, या किसी पुराने राजा को पूछिए, वो कहेगा कि मुझे अपनी विरासत याद रखने के लिए कोई बहुत बड़ी भौतिक चीज बनानी है। शाहजहां को ताजमहल बनाना था, राजा चोला को तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर बनाना था, किसी को लियोनार्डो दी कापिरो को सिस्टीन चैपल बनाना था। तो राजनेताओं के साथ विषय यह होता है कि वो मानव विकास को महत्वपूर्ण नहीं मानते, वो मानते हैं कि हमें भौतिक विकास करना है, और भाजपा की पूरी राजनीति भौतिक विकास पर है, तो दिल्ली में भौतिक विकास दिखेगा। आप भौतिक विकास की बात कर रहे हैं और इस समय रेखा गुप्ता की एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। मैं चाहूंगी कि इस ऑडियो को सुने, क्योंकि लोग इस पर लिख रहे हैं कि घटिया भाषा के मोती पिरोते हुए गालीबाज सीएम रेखा गुप्ता। अब ये सुनिए जरा इसका ऑडियो प्लीज, बड़ा ध्यान से। एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमाइंड इट अ बिट। 1 मिनट। हाँ, फ्री का खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने या आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के, 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए, तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए। ये आपने देखा कि जेएनयू के संदर्भ में वो बोल रही थी कि जो छात्र वहां के लाइट जला के छोड़ जाते हैं, उसको कोशिश मैं करूंगी कि इस वीडियो को दोबारा मैं प्ले करूं, लेकिन मानसिकता दिल्ली के सीएम की इससे पता चलती है कि वो क्या सोचती हैं छात्रों के बारे में। वो जेएनयू के छात्रों के बारे में कह रही हैं कि 50-50 साल के जो छात्र हैं वो वहां पर बैठकर दारू पीते हैं, 1 लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं, हजारों रुपए की वो जीन्स पहनते हैं, लेकिन 10 रुपए का बिजली के लिए वो नहीं पे कर सकते। अब ये जो मानसिकता है, ये इसके पीछे क्या है? ये मानसिकता जो कि जेएनयू के खिलाफ जहर उगलने वाली जो मानसिकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी। नहीं, मेरे ख्याल से बोलिए सिद्धार्थ। मेरे ख्याल से ट्विटर पे किसी को जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, जिनका आप अभी वक्तव्य सुना रहे थे जेएनयू पर, ट्विटर पे किसी को निर्मला सीतारामन जी को और जयशंकर जी को इसमें टैग करके कहना चाहिए कि वो दोनों भी जेएनयू में पढ़े थे। तो क्या ये जो कह रही हैं वो निर्मला सीतारामन के लिए भी लागू होगा? क्या वो एस जयशंकर के लिए भी लागू होगा? वो जो कह रही हैं कि मुफ्तबाजी गलत है, तो क्या भारत के प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा? क्योंकि वो भी तो भारत में किसी मुफ्त के घर में ही रह रहे हैं, वो भी तो हवाई जहाज में मुफ्त में ही घूम रहे हैं। भारत के जो मंत्रीगण हैं, जिनके पास 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त में आती है, तो क्या रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि भारत के सारे मंत्रियों को अपनी मुफ्त बिजली नहीं उपयोग करनी चाहिए, मुफ्त खोर हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री जी मुफ्त में हवाई जहाज में एयर इंडिया वन में घूमते हैं मुफ्त। तो सिद्धार्थ, वो क्लिप रेडी हो गई है, मैंने अभी तक ऑडियो सुनाया था। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश रेखा गुप्ता की इस क्लिप को सुने। अब आप देखिए रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, उनकी सोच स्टूडेंट्स के बारे में क्या है। हमारी जो नई दिल्ली की मुख्यमंत्री फ्री का खाते हैं, फ्री का खाते हैं
वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3,000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। अब बताइए, ये एक मुख्यमंत्री का वक्तव्य है और जिस समय जेएनयू में प्रोटेस्ट चल रहे थे, जाहिर सी बात है कि उस समय का है, लेकिन मैं अब सोच रही हूं कि दिल्ली वासियों को किन किन प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा। सिगरेट पीने वालों की शामत नहीं होगी, दारू पीने वाले की शामत नहीं होगी, छात्रों को बिल्कुल संयम में रहना पड़ेगा। क्या ये मॉरल पुलिसिंग वाली चीफ मिनिस्टर बनने वाली है दिल्ली की आपके हिसाब से? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि भाजपा को इस तरह से बोलने वाले पसंद हैं, करना कुछ है नहीं। क्योंकि अगर करना होता तो अभी तक भाजपा पिछले 10 साल में जेएनयू को बंद कर दी होती। जैसे इन्होंने अपने क्लिप में कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, तो भारत में सत्ता तो भाजपा की है, पिछले 10 साल से भारत में भाजपा जेएनयू को बंद करवा सकती थी। दिक्कत यह है कि बंद कैसे करवाएगी, क्योंकि उनके जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। उनकी जो फिनांस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारामन, वो खुद जेएनयू से पढ़ी हुई हैं। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि जैसे सास बहू वाली बात होती है ना, सास को बहू चाहिए भी और बहू को रोज गरियाना भी है। तो भाजपा के साथ ये समस्या है कि वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। पाखंड तो उसका भाजपा के पा में जो मैं तो मजाक में कभी कभी बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो पा है ना, वो पार्टी कम है और पाखंड ज्यादा है। क्योंकि पा का मतलब पार्टी कम होती है, पाखंड ज्यादा होता है। तो खैर बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या, ये विचारधारा, मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम में, सिर्फ भाजपा को पार्टी के नाते नहीं कह रहा हूं, भाजपा का इकोसिस्टम के बारे में मैं बोल रहा हूं, जिसमें कि भाजपा के समर्थक भी शामिल हैं। उनको विकास मनुष्य का नहीं चाहिए, वो मनुष्य के विकास का कोई भी योजना नहीं बनाते हैं। उनको विकास का सीधा सीधा मतलब होता है भौतिक विकास। भौतिक विकास ही उनके लिए विकास का मापदंड है। अगर कहीं पर मानवीय विकास हो रहा है, क्योंकि अगर रेखा गुप्ता जी जो कह रही थी कि जेएनयू में मुफ्तबाजी, मुफ्तखोरी नहीं होनी चाहिए, तो अरे भैया पार्लियामेंट में भी आप जाते हैं तो सांसद लोगों को 20 रुपए में खाना मिलता है, आज उनको भी तो डिस्काउंट में खाना मिलता है। तो इसका मतलब पार्लियामेंट के सारे लोग मुफ्तखोर है क्या? भारत के जितने भी मंत्री हैं, भारत में जितने भी एमपी हैं, उनको दिल्ली में एक एक घर मिलता है, उनको 4-4 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है। तो इसका मतलब वो भी मुफ्तखोर है क्या? भारत के प्रधानमंत्री जी अपने हवाई जहाज से घूमते हैं, इसका मतलब वो भी मुफ्तखोर हो गए क्या? तो मतलब ये नहीं है मुफ्तखोरी वगैरह, ये क्या कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रेटरिक बोलते हैं, हिंदी में उसको वक्रोक्ति कहा जाता है, कि मैं किसी चीज को द्विअर्थी शब्दों में बोल दूं ताकि दोनों तरफ के लोगों को वो चीज पसंद आने लगे, उसका थोड़ा सा मुद्दा बन जाए। मुख्य बात यह है कि मेरे ख्याल से भारत के सामने आज दो तरह के विकास के मॉडल हैं। एक विकास का मॉडल है जिसमें कि मनुष्य का विकास होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, उसकी शिक्षा अच्छी होती है, उसको रोजगार मिलता है, वो क्षमतावान बन जाता है, और क्षमतावान बनने के कारण खुद अमीर हो जाता है और खुद अपने परिवार को भी बेहतर स्थिति में ले आता है, जैसे दक्षिण भारत के राज्य हैं। इसीलिए 20% पॉपुलेशन होते हुए भी दक्षिण भारत में भारत का 40% सोना खरीदा जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली और मुंबई के जैसे आलीशान बड़े बड़े
स्काई स्क्रैपर्स आपको चेन्नई और बैंगलोर में नहीं मिलेंगे, वैसे स्काई स्क्रैपर्स वहां पे नहीं है, वैसे बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है, वैसे सुंदर सड़कें नहीं है चेन्नई में आप जाके देखिए काफी गंदगी दिखती है सड़क पे। बैंगलोर में जाइए सड़क पे काफी गड्ढे मिलेंगे आपको, दिल्ली जैसे चिकने रोड नहीं है, चौड़े चौड़े रोड नहीं है। अब लोग इस समय सोशल मीडिया पर काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई रेखा गुप्ता एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनका अप्रोच कैसा रहा है। अब उनके कुछ ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं। एक और ट्वीट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये 5 अक्टूबर 2016 का ट्वीट है जिसके काफी सारे रीपोस्ट हुए थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखा था। उन्होंने, मैं पढ़ देती हूँ। और हाँ, ये देखिए, अरविंद केजरीवाल के बारे में उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। अब ये 2016 का ये ट्वीट है। अब ये जो मानसिकता है, ये दिल्ली को कितना आगे लेकर जाएगी, और जो अभी हमने क्लिप प्ले की थी वो दिल्ली को कितना आगे लेकर जाएगी सिद्धार्थ, आपके हिसाब से? दिल्ली को कितना आगे ले जाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये ट्वीट दिखाकर रणबीर इलाहाबादिया अपने ऊपर जितने भी केस हुए हैं उनके ऊपर उससे वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री का ये ट्वीट है, मैंने तो कुछ खास नहीं बोला था टीवी के ऊपर। तो रणबीर इलाहाबादिया को पूरी राहत इस रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने से मिल गए, और मैं खुश भी हूँ क्योंकि मैं उनके यूट्यूब चैनल कभी कभी देख लेता हूँ मनोरंजन के लिए, तो वो नहीं आते हैं तो मुझे थोड़ा बोर हो रहा था। तो रणबीर इलाहाबादिया जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब बाकी बात यह है, मैं फिर मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। दिल्ली में होने वाला ये है कि दिल्ली का जो अभी वोटिंग हुआ, एक सेकंड बस, मैं वीडियो संदर्भ बता देती हूँ उस ट्वीट का जो अभी हमने प्ले किया था। वो उस समय था जब अरविंद केजरीवाल ने वीडियो प्रूफ डिमांड किया था कि जो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें रेखा गुप्ता ने ये रिस्पांस दिया था कि भाई जब वो पैदा हुए थे तो वो पैदा होने वाला वो वीडियो अपनी मां से मांग रहे थे। तो ये वो संदर्भ था। जी बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए। हाँ जी, तो अच्छा, गुजरात में या कहीं पर मैंने सुना है पिछले तो कुछ दिनों से कि मैटरनिटी होम वगैरह के काफी सारे वीडियोस, डिलीवरी होने वाले वीडियोस को बेचा जा रहा है, कहीं पर मैंने पढ़ा था। तो अब रेखा गुप्ता जी क्या कह रही थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर से मैं कहता हूँ रणबीर इलाहाबादिया को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है वो एकदम पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो जाएंगे, सिर्फ ये ट्वीट दिखा के वो बरी हो जाएंगे। अब मूल मुद्दे पर आता हूँ। दिल्ली में हालांकि बीजेपी की सरकार बनी है, उनके 48 सीटें हैं और विपक्ष के पास 22 सीटें हैं, लेकिन अगर वोट परसेंटेज देखिए तो भाजपा को 45% है और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1-2% ही कम है। मुख्य बात यह है कि भाजपा को 50% वोट नहीं है, इसका मतलब दिल्ली की आधी से ज्यादा जनता ने इस बार भाजपा को वोट नहीं दिया है। होता यह है कि भाजपा का जो विकास मॉडल है वो क्योंकि केवल भौतिक विकास की बात करता है, मानवीय विकास की बात नहीं करता, तो आप जबरदस्ती जब भौतिक विकास करने के लिए बुलडोजर चलाते हैं तो काफी सारी जनता पर असर पड़ता है, वो विस्थापित होते हैं। वैसी स्थिति में क्योंकि मोदी जी का यह सपना होगा कि मैं दिल्ली का एक भौतिक विकास करूं, उसमें जो मानवीय लोगों का, बहुत सारे लोगों का विस्थापन होने वाला है, उस पे आने वाले समय में मेरे ख्याल से लोगों के अंदर काफी असंतोष आएगा, क्योंकि दिल्ली की ऑलरेडी 55% जनता ने भाजपा को वोट नहीं डाला है, लेकिन भाजपा कहेगी कि क्योंकि मेरी सरकार है, भले वो संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक सरकार है, सीट के दृष्टि से बहुमत की सरकार है, मैं मानता हूं, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से अल्पमत की सरकार है। 50% से कम दिल्ली वालों ने उन्हें वोट दिया है, तो 50% से ज्यादा जो दिल्ली वालों ने वोट भाजपा को नहीं दिया है, उन लोगों के सामने जब भाजपा का विकास का बुलडोजर चलेगा और लोगों का बहुत बड़ी संख्या में विस्थापन होना शुरू होगा, दिल्ली को सुंदर बनाने के चक्कर में आप फुटपाथ से जब लोगों को, हॉकर्स को हटाएंगे, जब लोगों को दिक्कत आएगी, तब वो जो मानवीय समस्या उत्पन्न होगी और लोगों के अंदर जो विस्थापन का गुस्सा आएगा, उस पर मेरे ख्याल से आने वाले समय में राजनीति दिल्ली की निर्भर करेगी। लोग इस तरह की चीजों को, देखिए भौतिक विकास सबको चाहिए, मुझे भी 6 लेन हाईवे चाहिए, लेकिन वो 6 लेन हाईवे अगर मेरे रहते हुए मेरे घर के ऊपर से बुलडोजर चला के बनाए तो किसी को नहीं चाहिए। मुझे 6 लेन हाईवे चाहिए, मुझे भी हवाई जहाज चाहिए, लेकिन वो हवाई एयरपोर्ट कहे कि तुम्हारे घर के ऊपर ही बनाएंगे, इसीलिए तुम्हारा घर तोड़ेंगे, तो किसी को उस तरह का विकास नहीं चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से भाजपा का जो विकास का बुलडोजर आने वाले समय में चल रहा है, उसको दिल्ली की 55% जनता जो विस्थापित होने वाली है, जो इस बुलडोजर के लिए वोट नहीं की थी,
उसका कोपभाजन बनने की पूरी संभावना मुझे दिख रही है। एक ट्वीट में और पढ़ना चाहती हूँ, उनका पुराना है और बार-बार उनके लिए लोग गाली सीएम के रूप में उनके बारे में लिख रहे हैं और कुछ आज लोगों ने लिखा है कि भाई एक महिला इतनी गाली बकती है और गाली देने का उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये उनका पुराना ट्वीट है और इस पर उन्होंने लिखा था कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने टैग करते हुए लिखा कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली मुझे पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही मुझे तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। आगे उन्होंने एक गाली लिखी है, मैं उसको बोल नहीं पाऊंगी। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि कहीं का, आई कैन नॉट यूज दैट वर्ड, आई सिंपली कैन नॉट यूज दैट वर्ड। हाँ, अब आप इसको पढ़ लीजिए, ये आपके स्क्रीन पर है। दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। लास्ट लाइन आप खुद पढ़ सकते हैं। जी सिद्धार्थ प्लीज बोलिए। बाकी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, ट्वीट को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वापिस लिखा था वो हिंदी अशुद्ध थी, उसमें वापिस के बदले वापिस लिखा हुआ था। वो कहाँ पढ़ी है मुझे नहीं पता कि हिंदी में अगर एक हम ट्वीट भी ढंग से नहीं कर पाते, वर्तनी का दोष कर देते हैं, तो हमारी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है इस पर भी निर्भर करता है। तो खैर इन चीजों को तो मैं बहुत ज्यादा मानता नहीं, क्योंकि इस देश में मैं फिर कह रहा हूँ कि रणबीर अलाहाबादिया को इनका ट्वीट दिखा के कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का पूरा का पूरा उनके पास मसाला मिल चुका है। वो खाली 5 ट्वीट रेखा गुप्ता जी का सुप्रीम कोर्ट में दिखा देंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा अरे भैया तुम जाओ अपने यूट्यूब चैनल चलाओ, पहले जितना बोलते थे उससे ज्यादा भी बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री इससे ज्यादा बोल चुकी हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं है उसमें। एक और वीडियो है, मैं देख रही हूं कि एक पुराना वीडियो जिस समय एमसीडी का इलेक्शन था, उस समय उनका गुत्थम गुत्थी का एक वीडियो भी सामने आया है। मैं लगातार इसको देख रही हूँ सोशल मीडिया पे। अब ये देखिए रेखा गुप्ता की इनकारनेशन। इस समय गुत्थम गुत्थी उन्होंने किया है, मारपीट जो हुई थी एमसीडी के चुनाव के दौरान। इसको देख सकते हैं आप, स्लो मोशन में है ये वीडियो। और किस तरह से वो गुत्थम गुत्थी करती हैं, उसके बाद शायद वो माइक वाइक है उसको भी पटक रही हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ध्यान से। ये देखिए आप, ये टेबल के पास वो बढ़ती हैं, बढ़ने के बाद वो वीडियो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इसको प्ले करिए प्लीज। हाँ अब ये देखिए, यहां से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। वो कुछ उठा रही हैं और उठाकर वो कुछ पटकने की भी कोशिश करती हैं। ये वीडियो में लेकिन बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये आपको याद होगा जिस समय दिल्ली के एमसीडी का चुनाव था और एमसीडी के चुनाव के समय बहुत ज्यादा ये गुत्थम गुत्थी हुई थी, तो उसमें रेखा गुप्ता का एक बड़ा रोल सामने नजर आया था। उसमें कुछ स्कफल हुई थी जो सदन के अंदर, उसमें वो इन्वॉल्व थी। तो ये वही वीडियो है, बहुत क्लियर नहीं है एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी इशू या क्या है, लेकिन उस गुत्थम गुत्थी में रेखा गुप्ता इन्वॉल्व है। जी बोलिए बोलिए। मेरे ख्याल से आपने 10 मिनट पहले एक वीडियो चलाया था जिसमें रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि जेएनयू के लोग जेएनयू के अंदर चीजों की तोड़फोड़ करते हैं, इसीलिए जेएनयू को बंद होना चाहिए। आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहिए और यहाँ पर यह भी दिखाना चाहिए कि रेखा गुप्ता जी खुद एमसीडी के सदन में जो पोडियम होता है जिसके ऊपर खड़े होकर लोग बोलते हैं उसको वो तोड़ रही थी। मतलब आप जेएनयू में तो कहते हैं कि ये लोग तोड़फोड़ करते हैं इसीलिए इनको निकालो, खुद आप तोड़फोड़ करते हुए आपका वीडियो। हमारा लाइव प्रोग्राम, कुछ एक इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं वो भी दिखा देते हैं। सत्य हरी साहब एक कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली को एक फाइटर सीएम मिला है। इनका प्लीज जरा ये वीडियो कमेंट प्ले करिए। ये सत्य हरी साहब है, दिल्ली को एक फाइटर सीएम मिला है। सिद्धार्थ आप क्या कहेंगे इस कमेंट पर? जी जी, मेरे ख्याल से फाइटर को तो ओलंपिक में जाना चाहिए, भारत को फाइटर्स की जरूरत है। राजनीति देखिए फाइटर की बात नहीं होती है, राजनीति में जब हमको एक संवैधानिक पद मिलता है तो हमें नीतियां बनाने की मौका मिलता है। वो थोड़ा बहुत दिमाग की चीज होती है। आपको लोगों को साथ लेके आपने कुछ नीतियां बनाई, आपके अंदर एक विजन, हर आदमी के अंदर एक विजन होता है। मुझे भी पूछेगा, एक साधारण से भारत के नागरिक को भी पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ भारत का मेरे लिए एक सपना है। दिक्कत यह है कि उसके पास संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। आप जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं या प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपके पास एक संवैधानिक अधिकार होता है अपने सपने को सच करने के लिए। तो वो सच आप कैसे करेंगे? लोगों को साथ लेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखो ये योजना है, इस पर सब मिलकर साथ काम करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि फाइटर की जरूरत
मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है या फाइटर की जरूरत किसी मतलब हो सकता है फाइट जैसे फाइटर की जरूरत है हमें गालवान घाटी में चीन को अगर खदेड़ के वापस भेजना है। चीन ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारे जमीन के ऊपर लाल झंडा गाड़ लिया है। अब हमको फाइटर चाहिए वहां से उनको भगाने के लिए, हमको ओलंपिक में पदक जीतने के लिए फाइटर चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री का पद फाइटर का पद नहीं होता है, उनको लोगों की सेवा करनी है। अब मुझे बताइए कोई नर्स का काम है, देखिए लोगों की सेवा का मतलब होता है जैसे हॉस्पिटल में एक नर्स होती है, नर्स का काम होता है लोगों की सेवा करना। अब वहां पर नर्स आप अगर किसी पहलवान को नर्स बना देंगे, पहलवान नर्स नहीं हो सकता। पहलवान का जो चरित्र होता है, उसका जो हाव भाव होता है, उसकी जो कदकाठी होती है, पहलवान की कदकाठी कहीं पर भी नर्स वाली कदकाठी नहीं होती है। नर्स के काम के लिए आपको अलग चीज चाहिए, पहलवान के लिए अलग चीज चाहिए। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी फाइटर हैं, उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी अच्छी फाइटर हैं। वो एमसीडी के सदन में जिस पर आप खड़े होकर भाषण देते हैं, जिसे पोडियम बोला जाता है या लेक्टर्न बोला जाता है, अच्छा खासा भारी होता है, 50-60 किलो का एक लकड़ी का वो चीज होता है, उसको उन्होंने अकेले एक हाथ से उठा के इधर से उधर फेंकते हुए उनका वीडियो अगर आ गया तो फाइटर तो वो बेशक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री का पद फाइटर का होता है या सिद्धार्थ एक सेकंड, ये दर्शकों को बता देते हैं, ये पिक्चर ज्यादा क्लियर है, पहले वो स्लो मोशन में चल रही थी, अब ये पिक्चर ध्यान से देखिएगा, ये वही एमसीडी का चुनाव है। सदन के अंदर जो गुत्थम गुत्थी है उसमें रेखा गुप्ता बहुत ही एक अहम भूमिका में दिख रही है। ये देखिए उन्होंने कैसे खींचा, ये देखिए, और कुछ उठाकर पटकने की भी कोशिश की है, पोडियम भी छोड़ दिया, माइक वाइक रखा था वो भी खींचकर फेंक दिया, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। इस रोल में वो नजर आ रही है रेखा गुप्ता, जो हमारी मौजूदा दिल्ली की सीएम है। तो आज आपको मैंने कुछ विजुअल्स भी दिखाए, कुछ बाइट्स भी दिखाया, और अब एक प्रदीप बामधू साहब है, उनके कमेंट से फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी। प्रदीप बामधू लिखते हैं कि मोदी जी को ऐसे ही गालीबाज लोग पसंद है। ये देखिए प्रदीप बामधू जी, हमारे व्यूअर जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि मोदी जी को ऐसे ही गालीबाज लोग पसंद है, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो, चाहे फिर प्रवेश वर्मा हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अनुराग ठाकुर भी थे एक समय में, उन्होंने क्या कुछ कहा था मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगी। अंत में क्या कहेंगे सिद्धार्थ, उसके बाद कार्यक्रम को खत्म करती हूँ जी। जी, कुछ भी हो, राजनीति में अगर किसी एक दल के नेता को आज चुना गया है, मुख्यमंत्री बने हैं, तो सब लोगों को ये आशा भी करनी चाहिए, शुभकामना भी देनी चाहिए कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। दिल्ली केवल एक राज्य नहीं है, देश की राजधानी है। राजधानी में भौतिक विकास के साथ साथ मानवीय विकास भी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में अगर 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और आधा से ज्यादा पॉपुलेशन दिल्ली का झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, तो उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठाया जाए, उनको शिक्षा कैसे मिले, उनका स्वास्थ्य कैसा मिले। मेरे ख्याल से भाजपा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का ताकत भी है, पैसा भी है, उनके पास संवैधानिक अधिकार भी है। जैसे वो डबल इंजन की सरकार जब वो बोल रहे हैं, तो अभी केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार आ गई है। तो भौतिक विकास करना भाजपा के लिए कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं है। भाजपा को तो छोड़ दीजिए, आज से 400 साल पहले शाहजहां तक को भी एक ताजमहल बना लेना बड़ी बात नहीं थी। आपके पास पैसे हैं, आपके पास ताकत है, आप लोगों को बुला अपने पास रख सकते हैं, तो आप किसी भी भौतिक चीज को बना सकते हैं। अंग्रेजों ने भी भारत में बहुत भौतिक विकास किया था। भारत में आज जितना रेलवे है, जितना पोस्टल सर्विस है, जितना इलेक्ट्रिसिटी के लाइन्स है, सब कुछ तो भौतिक विकास है, वो भी तो अंग्रेजों ने किया था। लेकिन विकास भौतिक के साथ साथ मानवीय विकास कैसे हो, मेरे ख्याल से जिस तरह से, फिर से मैं कह रहा हूं, दक्षिण भारत इसका एक उदाहरण है। दक्षिण भारत में आपको उत्तर भारत, दिल्ली और मुंबई के तरह बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगले और आलीशान बिल्डिंगें नहीं दिखेंगी, लेकिन दक्षिण भारत में आप अगर एक छोटे से सोने के दुकान पर चले जाइए तो आपको होटल की तरह क्यू लगना पड़ता है। लोग वहां पर सोना खरीद रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा है। क्योंकि दक्षिण भारत ने, और खास करके भारत में जितने भी विपक्षी दल हैं भाजपा के अलावा, मैं उसमें भाजपा के सहयोगी दलों को भी मिला रहा हूं, मैं चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को भी मिला रहा हूं, जो भी भाजपा के अलावा भारत में जो सरकारें हैं, उनका विकास का मॉडल जो है, उनकी जो पूरा का पूरा फोकस है, वो करते हैं मानवीय विकास करें। लोगों को अगर हम विकसित कर दें, लोगों को अगर हम क्षमतावान बना देते हैं, तो लोग अपने आप बाद में अपना विकास कर लेंगे। भौतिक विकास सरकार को करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग अपना विकास खुद कर लेते हैं। भाजपा का मॉडल यह है कि हम ऊपर से कोई आपको
दिखने जैसे विकास की चीज करके देंगे, हम एक नया पार्लियामेंट बना देंगे, हम एक नया बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे, हम एक क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन बना देंगे, इस तरह की चीजें भाजपा करने की कोशिश करती है। और इन दोनों चीजों के बीच में, क्योंकि दिल्ली में फिर से मैं कह रहा हूं 50% से ज्यादा जनता काफी गरीब और विस्थापित है, वो खुद झुग्गियों में रहती है। दूसरी तरफ आप जब भौतिक विकास की बात करते हैं तो बुलडोजर लाके आप चीजों को चौड़ा और साफ सुथरा करेंगे, तो मानवीय विकास और भौतिक विकास के बीच में टकराव होना अवश्यंभावी है और ये टकराव होगा ही। आशा करता हूं कि इस तरह का टकराव ना हो, भाजपा की नई मुख्यमंत्री इस चीज को बैलेंस आउट कर ले, लेकिन इतिहास बताता है कि इस तरह के टकराव होते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।